हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो लॉ है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उसमें आपके जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनके अंदर आपके 5 बेसिक लॉ है। मतलब आपके टोटल 5 लॉज की हम बात करेंगे यहाँ पर, 5 बेसिक लॉ। उसमें सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था ये लॉ? तो गिवन बाय लोवेसियर इन 1789। इसे सबसे पहले लोवेसियर ने दिया था और वो 1789 ईयर्स में इसको डिस्कवर किया था। तो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed। तो क्या है लो? लो यह है कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में हम मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली जो मास होता है वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। कहने का सेंस ये है कि मास को न तो हम कहीं पैदा कर सकते हैं और न इसको हम कहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैंने एक रिएक्शन लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं हीट करूंगा तो इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अब आप देखिएगा, यह है रिएक्टेंट और यह है प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो करती है तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन यह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो सेम होना चाहिए। कब? जब आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता हो। when reactants are completely converted into products। तो देखिएगा, यहां पर हम रिएक्टेंट का मास आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का है 16, तो 3 का हो जाएगा 48। अगर इसका हम सम करेंगे तो कितना हो गया? 100 ग्राम। अगर रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। तो देखो, कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16, ऐसे ही CO2 में कार्बन 12, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 है तो 32, ये हो जाएगा 56, वो हो जाएगा 44। दोनों का सम करेंगे कितना हो गया? 100 ग्राम। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो करती है। ये आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ, अब इसकी एक लिमिटेशन है, तो हम इसकी लिमिटेशन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो
आपके इस लो की एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है वो देखिएगा। लिमिटेशन यही है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होता। तो इसका जो लिमिटेशन है वो यह है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो लेस होता है हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है क्योंकि जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से उसका जो मास है वो हमेशा लेस होता है। तो इसका रीजन जो है वो यह है, सम मास ऑफ reactants converted into energy, अर्थात आपके रिएक्टेंट का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से रिएक्टेंट का मास लेस हो जाता है और प्रोडक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंप्लीट होता है। तो हमें बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होगा, अर्थात हम मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। तो देखिएगा सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इस लॉ को हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी हम बोलते हैं। क्या है इस लॉ का मतलब? तो इसके नेम से ही क्लियर है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका जो रेशो है या उनका जो पोर्शन है वो हमेशा डेफिनेट होता है, या उनका जो पोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है, तो ध्यान दें, गिवन बाय प्राउड्स इन 1799। इसे प्राउड्स एक साइंटिस्ट था, उसने इसको गिवन किया था। तो क्या है स्टेटमेंट वो देखिएगा। स्टेटमेंट, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन same proportion of elements by weight। तो देखिए हमारा सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्या है इसका स्टेटमेंट कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, अर्थात आपके जो एक कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशो है किसके अंदर, वेट में, वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल है कि कॉपर, इस कॉपर पर रिएक्शन कराया मैंने HNO3 का, HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट को मैं हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। अगर मैंने यहाँ पर जो कॉपर है उसकी क्वांटिटी रखी है 1.08 ग्राम, और आपके जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी रखी है 1.35 ग्राम। तो इसका सेंस क्या है
इसका सेंस है कि 1.35 ग्राम CuO कंटेन 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर। कहने का मतलब है कि आपका ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का वेट है 1.35 ग्राम, है 1.08 ग्राम। तो देखिएगा 1.35 ग्राम कॉपर कंटेन 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर, तो 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड कंटेन 1.08 अपॉन 1.35। ऐसे ही मुझे आइडेंटिफाई करना है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से, तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा 80 ग्राम। तो इसका मतलब ये आपके क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है, इसमें कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 80 ग्राम है। कब? अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड का 100 ग्राम यूज करते हैं। तो देखिए इसके आगे का सेंस, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉपर इन क्यूप्रिक ऑक्साइड 80% हो गया, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना हो गया? 20%। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का मैंने रिडक्शन कर दिया तो कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी ली है 2.3 ग्राम, और आपका जो ऑब्टेन कॉपर है उसकी क्वांटिटी है 1.84 ग्राम। तो वापस वही रेशो निकालेंगे, तो क्या बनेगा? हम बोलेंगे इसको कि 2.3 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है कंटेन 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1.84 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 100, तो ये भी वापस कितना हो जाएगा? 80 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब यहां भी कंक्लूजन क्या निकला कि परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO 80% है, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO कितना है? 20% है। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास दो डिफरेंट कंपाउंड है, अर्थात एक बार तो हमने कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट को हीट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया। इसमें कॉपर का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 80-20 है। और एक हमने सेकेंड कंपाउंड लिया है जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन करके क्यूप्रस आपका कॉपर बनाया, उसके अंदर भी कॉपर का और ऑक्सीजन का रेशो सेम है। यही कौन सा लॉ है आपका? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। इसकी एक लिमिटेशन है, तो अब हम इसकी एक लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा इसका लिमिटेशन क्या है। इसका लिमिटेशन यह है कि आपका ये रूल आइसोटोप्स पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? जैसे हम बताते हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप के केस में आपका जो रेशो वो फिक्स नहीं होता, रेशो इज नॉट फिक्स, इसलिए यहां पर ये आपका रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे 12 CO2 और 14 CO2, अर्थात मैंने कार्बन का एक 12 आइसोटोप लिया है, एक 14 आइसोटोप लिया है। अब आप देखो इनका यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है दोनों का। तो कार्बन का क्या है? 12, और ऑक्सीजन का कितना है? 32। अगर मैं इनका यहाँ से रेशो आइडेंटिफाई करूं तो ये हो जाएगा 3:8। और ऐसे इसमें देखिएगा कार्बन का 14, ऑक्सीजन का 32, यहां से इनका रेशो हो जाएगा 7:16। तो आप देखिएगा ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, बट यहाँ पर कार्बन का आइसोटोप डिफरेंट है, और कार्बन का आइसोटोप डिफरेंट होने से आप देखिएगा इनका जो रेशो है वो रेशो ही चेंज हो गया। इसलिए आपका जो सेकंड लॉ है वो आइसोटोप के केस में अप्लाई नहीं होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो थर्ड लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन, गिवन बाय डाल्टन। ये लॉ जो है वो डाल्टन के द्वारा गिवन है इन 1803। हाँ, तो ध्यान दें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो डाल्टन ने गिवन किया था। और क्या है लॉ? लॉ आपका जो है क्या कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो आपके जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका सेकेंड एलिमेंट है वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वो एक पूर्ण होल नंबर के रेशो में हमेशा कंबाइन होते हैं। इसमें होल नंबर में हमेशा जो भी आपके एलिमेंट कंबाइंड होंगे वो हमेशा एक होल नंबर के रेशो में ही क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जांपल तो यह है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? वाटर। तो अब आप देखो हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा? 16 ग्राम। तब वाटर का कितना होगा? 18 ग्राम। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल, अब हम वापस वही अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और अब बना रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन तो 2 ग्राम ही है, बट आपका जो ऑक्सीजन है वो है 32 ग्राम है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो आपका 34 ग्राम है। अब आप देखिएगा कि आपके पास ऑक्सीजन है ये, तो आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड है। इन दो अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड होकर उनको फॉर्मेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनका रेशो आ रहा है वो 2:16 है, जबकि यहाँ पर इनका रेशो जो आ रहा है 2:32 है। और इनके अगर रेशो की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर 16 है तो यहाँ पर कितना है? 32 है। तो बताइए ऑक्सीजन का रेशो क्या आ रहा है? 16:32। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो गया? 1:2। तो आप देखिएगा इन एलिमेंट्स का जो रेशो आ रहा है वो एक होल नंबर में आता है। किसमें आता है? हमेशा एक होल नंबर में आता है। तो आपका ये लॉ जो है क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर आपके पास 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट जब कंबाइन होकर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके अंदर उनका जो आपके जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मतलब एक कंपाउंड में एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका जो रेशो होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है? एक होल नंबर में होता है। तो अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट, इफ 2 एलिमेंट combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of other element in ratio of small whole number। तो आपका ये थर्ड लॉ है, ये कंप्लीट होता है। तो मैं एक बार अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो थर्ड लॉ है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है, जिसको डाल्टन ने, इस लॉ को जो डिस्कवर किया था वो डाल्टन था। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट कंबाइंड
टू और मोर देन टू एलिमेंट हो सकते हैं। अगर वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक एलिमेंट का जो मास है और दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा एक फिक्स रेशो में, जो कि होल नंबर है, उसी में कंबाइंड होते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये 1:8 में है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये आपके 1:16 में है। और आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये इनका जो रेशो है वो भी एक होल नंबर है, 1:2 है। अर्थात ये रेशो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि 1:1.5 हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इनका जो रेशो होगा वो हमेशा एक होल नंबर में होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। बंद कर जा रहा हूँ। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। given by Gay-Lussac in 1808। तो आपका लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम है वो सबसे पहले जो गिवन किया था वो गैलीलियो से है, और इन्होंने इसे 1808 ईयर्स में इसको डिस्कवर किया था। तो देखिएगा क्या स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें गैस कंबाइन हो रही है या गैस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में आपके जो गैस कंबाइन हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स रेशो में होगा, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। तो ये जो लॉ है बिल्कुल डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ के सिमिलर है, बस वहाँ हम वेट की बात करते हैं और यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। अर्थात ये केवल गैसों पर अप्लाई होता है, जबकि वो गैसों पर अप्लाई, वो वाला जो रूल है वो गैसों पर अप्लाई नहीं होगा और ये आपका गैसों पर अप्लाई होगा। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है। When gases combine or produce in a chemical reaction with a simple ratio by volume at same temperature और प्रेशर। तो आपका ये जो फोर्थ लॉ है बिल्कुल सिंपल लॉ है, जो कि डेफिनेट कंपोजिशन या आपका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसके सिमिलर है। बस हम इसमें किसके बारे में बात करते हैं, गैसों के बारे में बात करते हैं कि आपके एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर या सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी रिएक्शन में जो आपका गैस का जो फॉर्मेशन होता है उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5। तो देखिएगा रूल नंबर 5। एवोगैड्रो रूल। क्या है रूल? तो पहले गिवन बाय एवोगैड्रो इन 1811 ईयर। तो ये रूल आपका बिल्कुल लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम के सिमिलर है कि आपकी जो एक गैस प्रोड्यूस होती है तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर आपके जो गैसों का वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर should
contain equal number of molecules। तो ध्यान दे, आपका फिफ्थ रूल जो है वो अवगाद्रो रूल है, जिसको अवगाद्रो ने दिया था, और ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, अर्थात सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैसों का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम होता है, और उन गैसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हमेशा सेम होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में इसको यूज भी करते हैं। तो ध्यान रखना, फिफ्थ रूल जो है सिंपल रूल है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, अर्थात आपका जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पर सभी गैसों का वॉल्यूम सेम होता है, और उन सभी गैसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो नंबर भी है वो भी सेम होते हैं, जो कि अवगाद्रो नंबर के इक्वल है। और अवगाद्रो जो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी के साथ आपके ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 जो बेसिक रूल है वो कंप्लीट होते हैं।